हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइफ की बात रही, अगर बेसिक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं पहले, तो लाइव हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लाइव प्रीवियस क्लास में लाइव का क्वेश्चन पेपर का फॉन्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी सेटिंग की, तो आई ट्राई कि मैं प्रॉपर बोर्ड पे अब आप लोगों के आगे लाइव कंडक्ट करूँ। होप एवरीथिंग विल गो वेल। तो मैं कल टेस्टिंग के बाद देन कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों से फिर प्रॉपर लाइव स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट विजिबिलिटी का प्रॉब्लम, ऑडियो का प्रॉब्लम, आप लोगों को दिखने का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फर्दर हम लोगों को ना आए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो एफर्ट्स मतलब जो चीजें बोली गई हैं वो करी जाएंगी। ठीक है, जल्दी से ये टॉपिक देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन। हम लोग बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म की। देखो, जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? दिस चैप्टर इज अबाउट रूरल सोसाइटी ना। तो रूरल सोसाइटी में हमें पता है द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन पहले भी और आज भी क्या है? एग्रीकल्चर। या देयर आर फर्दर मोर ऑक्यूपेशन, बट मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रिटिशर के आने से पहले भी कुछ सिस्टम था, उनके बाद भी कुछ सिस्टम रहा, आजादी के बाद क्या चीजें हुई। तो आजादी के बाद कुछ रिफॉर्म हम लोग देख चुके हैं कि लैंड को लेके क्या हो रहे थे, रिफॉर्म हो रहे थे। अभी तक जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी, महलवारी, ये सिस्टम अबॉलिश कर दिए गए। लैंड स्टीलिंग टाइप के और पर्टिकुलरली रेगुलेशन ऑफ रेंट को लेके कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस करे गए थे, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होती थी उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की। देखिए, 1960s एंड 70s के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया गया कि एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। प्रोडक्टिविटी हो रही है खराब, मतलब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है कम। मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ इन दोनों वर्ड में आपको। तो ये चीज हो रही है कम। ठीक है, अब ये चीज कम हो रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग जितने सेल्फ सफिशिएंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उगाते थे, खुद खा लेते थे, अपना अपने लोगों का पेट भर लेते थे, बट वो चीज भी नहीं हो पा रही है। प्लस हमें इंटरनेशनल मार्केट में मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड तो करना है। तो आपको मार्केट में स्टैंड करना है तो हमारी इंडस्ट्री भी नहीं है अप टू द मार्क। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं। सर्विसेज सेक्टर को खुद की अपनी सर्विसेज डेवलप करना तो आप समझ सकते हो पॉसिबल ही नहीं है। वी आर यूजिंग मोस्टली आज की डेट में भी वी आर यूजिंग द सर्विसेज। आप जितने भी एप्स, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी कम्युनिकेशन, काफी सारी सर्विसेज में वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर नेशन। इवन टुडे अगर हम बात करें तो उस टाइम तो सिचुएशन नॉर्मल होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो द ओनली थिंग वी हैव इज द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे भी चीजें अगर खराब जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगी? सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे चीजें हमने थोड़ी सी इंप्रूव करने के लिए क्या करा, 60s और 70 में एक यहाँ पे क्रांति आई जिसे बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अब दिस रिवोल्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। 2 फेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हम पढ़ेंगे वो। जल्दी से समझते हैं, फिर सारा इसको नीचे एक बार वर्ड टू वर्ड रीड भी कर लेंगे। फेज 1 एंड फेज सेकेंड। फेज 1 जो था ये 1950 एंड 60s के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड देन फेज सेकेंड, ठीक है, इसके 1960s के आफ्टर 1960 जो आया इसका फेज आया सेकेंड। फर्स्ट फेज में इसको ऐसे एरियाज में लॉन्च किया गया जहां पे थोड़ा सा क्या है, वाटर वगैरह जो होता है वो इजीली मिल जाए, क्योंकि पहले फेज में हम लोग टारगेट कर रहे थे राइस को और व्हीट को। तो फर्स्ट फेज में ये ऐसे एरियाज में आया। इसका रिजल्ट क्या रहा, कुछ इम्पैक्ट क्या पड़े, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये सेकेंड फेज में हमने थोड़ा सा ड्राई एरिया में भी, सेमी एरिड एरियाज में भी इसको इंट्रोड्यूस करने की, मतलब ये ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। तो अब इसके इम्पैक्ट देखेंगे कि ये कितने हद तक सफल रहा, क्या इसके प्लस पॉइंट रहे, क्या इसके माइनस पॉइंट रहे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रॉपर कोई ऐसे कहानी डिफिनेशन नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन में करा क्या गया था, खेती मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फसलें अच्छी हो, ये चीज करने के लिए मार्केट में थोड़ा सा चेंज किया गया था और एक नई वेराइटी के बीज लाए गए थे, सीड्स लाई गई थी, जिन्हें हम कहते थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बेसिकली था क्या, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए तरीके के बीज लाए गए, कुछ नए टेक्निकल, नई तकनीकी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वाज इंट्रोड्यूस इन द फील्ड, इन द पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बाय द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द एग्रीकल्चर।
1950 से 70s तक ये चीज चली है। इसमें किया क्या गया, इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हमने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंट्रोड्यूस करे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और कुछ बेसिक अदर इनपुट भी इंट्रोड्यूस करे। बेसिकली इफ आई टॉक, तो यहाँ पे हमने करा मॉडर्नाइजेशन करा एग्रीकल्चर का, राइट। व्हाट विल डू, हमने मॉडर्नाइजेशन करा एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पे हमने देखा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब जिसने ये आइडिया जो था, वो फादर कोई भी चीज का कौन होता है, जो वो आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, उस चीज पे इनिशिएट करता है, ये सब, तो वो थे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे MS स्वामीनाथन। इंडिया में MS स्वामीनाथन और रशिया के एक प्रोफेसर, आई गेस जॉन बर्लोग नाम है उनका, मे बी जॉन नहीं तो सरनेम तो यही है बर्लोग, उनके साथ मिलके, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने ये ग्रीन रिवोल्यूशन के प्रोसेस को इनिशिएट करा था, ठीक है। अब क्या क्या किस किस जगह जो ये फर्स्ट फेज चला, ये किस किस जगह इंट्रोड्यूस किया गया, अगर हम देखें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया ऐसी जगहों पे जहां पे प्रॉपर इरिगेशन मेजर अवेलेबल है, मतलब पानी अवेलेबल है, क्योंकि ये इन सब में, इन फसलों में क्या था, पानी की जरूरत पड़ती थी अच्छे खासे, तो ऐसे एरिया चाहिए थे जहां पे इरिगेशन सिंचाई अच्छे से हो सकती है। तो फर्स्ट फेज में हम लोग बेसिकली जो टारगेट कर रहे थे, वी आर टारगेटिंग राइस एंड व्हीट, इन दो चीजों को हम टारगेट कर रहे थे। अब ठीक है, ये सारी चीजें हुई, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, सीड्स आ गई, तो अब क्या क्या चीजें जो है इनकी पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, अगर ये देखना हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे। इम्पैक्ट अगर देखें तो देखो, इवेल्युएट करने को आए तो देयर आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज सम नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्रीन रिवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे एज वेल एज सम नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले जाएगा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। सबसे पहले तो ठीक है, जिस पर्पज से आया था, बेसिक पर्पज प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये सब इसने फुलफिल कर दिया था। प्रोडक्शन भी बढ़ा फसलों का, राइस बीट, अगर स्पेसिफिकली राइस बीट के लिए आया है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ा, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। अब प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जब काम ज्यादा, मतलब यहाँ पे काम ज्यादा हुआ तो लेबर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, जब लेबर ज्यादा तो लोगों को क्या मिली, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। और सिंपल सी बात, व्हेन देयर आर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, more people are working, and when more people are working then income will be more, इनकम इंक्रीज हो जाएगी लोगों की, तो यहाँ पे लोगों की इनकम, इंक्रीज इन इनकम भी हो गई थी, ठीक है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस वाला कंसेप्ट आ गया था। अब मुझे गेहूं और चावल के लिए बेसिकली किसी और को शक्लें नहीं देखनी पड़ रही हैं, इवन इतना प्रोडक्शन हो गया था दैट वी कैन इवन एक्सपोर्ट, हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन पर्टिकुलर गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, बाहर भी भेज सकते थे, अपने कंट्री में सबका पेट भरने के बाद भी। क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव की, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। आप क्या, ठीक है, नई बीज आई, मॉडर्नाइजेशन हुआ, चीजें अच्छी चली, तो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो यस, देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज, तो हमें दोनों बातें बोलनी है, ठीक है। देखो, अगर एग्जाम में आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ या अच्छी बातें बताओ या नेगेटिव बताओ चीजें, तो देन यू कैन राइट ओनली पॉजिटिव एंड ओनली नेगेटिव। बट व्हेन इट कम एनालाइज, अंडरस्टैंड द वर्ड, जब एग्जाम में आएगा एनालाइज लिखा हुआ ना, क्वेश्चन के साथ लिखा होगा एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन या एनालाइज द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो एनालाइज करने का मतलब है आपको उसके बारे में पूरी स्टडी करनी है। सो यू हैव टू मेंशन पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टॉपिक। इज दैट वेरी क्लियर। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये चीज क्लियर रखो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनालाइज और आप पॉजिटिव पॉइंट लिखाते हो। अब आप आने के बाद, एग्जाम देके आने के बाद, व्हाट यू गाइस विल से, हम पेपर अच्छा करके आए हैं, क्वेश्चंस करे हैं, सब अटेम्प्ट करा है, बट ये नहीं पता था ना कि एनालाइज में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी एनालाइज करना है। ओके, सो ये चीज नहीं भूलनी है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज। ध्यान से देखिए, रीजनल वर्ड क्या होता है, रीजन इज एरिया, दिस रीजन इंप्लाइज एरिया एंड डिस्पैरिटीज इंप्लाइज डिफरेंसेस। तो अगर मैं बोलूं तो ध्यान से देखिए कि ये क्या था, ये ऐसी जगहों पे ही अप्लाई हो पाया था जहां पे इरिगेशन अच्छी हो सकती है, हर जगह पे ये अप्लाई नहीं हुआ था। तो कुछ एरियाज में, लाइक यूपी का थोड़ा सा वेस्ट का पार्ट हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा वाला रीजन हो गया, वहां पे तो इसने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। सिर्फ कुछ एरिया में इसने बहुत सुपर्ब रिजल्ट दिया था, अच्छा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी करा, एंड अदर एरियाज जो थे वो क्या थे, वो अभी भी वहां पे प्रोडक्शन लो था, ये सब चीजें थी। तो कुछ एरिया, कुछ स्टेट तो यहाँ पे मतलब
इनकम करके ग्रो कर गए और हाई निकल गए, रिच बन गए कंपैरेटिवली, एंड कुछ उनके कंपैरिजन में पुअर रह गए। तो एरिया के वाइज डिफरेंसेस इन सीड्स की वजह से आया। कुछ एरिया बहुत ग्रो कर गए और कुछ एरिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाए। तो दिस क्रिएट्स रीजनल डिस्पैरिटी। सो यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन में क्लियरली आ जाता है, लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि हाउ ग्रीन रिवोल्यूशन क्रिएट द रीजनल डिस्पैरिटीज, हाउ विल यू आंसर? ये पॉइंट नहीं समझा होगा तो नहीं आएगा ना। नाउ यू हैव टू राइट कि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, इस जगह पे तो इसने अच्छा परफॉर्म करा था, एंड यू ऑल्सो हैव रीजन कि इरिगेशन वाली जगह पे, मतलब जहां पे वाटर एश्योरेंस था, वहां पे इसको पहले फर्स्ट फेज में वहीं पे इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? यहां तक समझ में आई हमें बात? नेक्स्ट देखो, नॉट सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। अभी बताया राइस एंड व्हीट, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो आए थे दैट आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स, कि आप उससे बाजरा, मक्का सब चीज उगा पा रहे हो। नो, दैट इज बेनिफिशियल ओनली फॉर राइस एंड व्हीट। सो बहुत पर्टिकुलर चीजों में ही इसका प्रोडक्शन हो पा रहा था। इसके बाद बात करी जाती है कॉस्टली। यार अब मेरे पास कुछ भी पैसे है ही नहीं, आई एम वेरी पुअर पर्सन, आई एम अ वेरी पुअर फार्मर। मैं इतने टाइम से लेबर करती हुई आई हूँ, मैं दूसरे के खेतों पे काम कर रही हूँ इतने टाइम से, आई डू नॉट हैव मनी। तो मैं कैसे ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स खरीदूंगी? मैं ये बीज भी नहीं खरीद पाऊंगी ना। तो मैं बीज खरीद के बो के प्रॉपर प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है चीजें। तो थोड़ा सा ये मेथड कॉस्टली पड़ जाता था, और इसी वजह से आगे कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे जस्ट थोड़ी देर में, जिसमें ये आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था कि रिच आर बिकमिंग मोर रिच, या रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब जो था वो और ज्यादा गरीब हो रहा था, क्योंकि when डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया ना, तो गरीब क्या लगेगा उसके आगे, और ज्यादा गरीब लगेगा। दैट इज व्हाट हैपनिंग। आज की डेट में भी मनी क्रिएट्स मनी ना। पैसा है तो 10 बिजनेस के आइडिया सोच के 10 काम कर सकते हो, बट व्हेन द पर्सन इज नॉट हैविंग द मनी, तो वो चीजें प्लान ही नहीं कर पाएगा। अब एक वर्ड आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर योर ओन, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने खुद के लिए। लाइक मैंने खेत में उगाया और मैंने उसको प्रोडक्शन को, मतलब अपने सेल्फ कंजम्पशन, इफ आई यूज द वर्ड देन द वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड इज सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, मैंने उसको बेचा नहीं, मैं मार्केट में नहीं लेके गई, तो वो कंसेप्ट कहलाता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का। आई होप बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रही हैं चीजें, ठीक है? बट इफ फास्ट वाली प्रॉब्लम लगे तो यू गाइस कैन टेल। तो ये हो गया हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का कंसेप्ट। देन आता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन देखो क्या हो रहा था, अभी मशीनरी आई, ट्रांसपोर्टेशन का या खेती के लिए नए नए तरीके आए, मैनमेड फोर्स का यूज कम होने लगा और मशीनरी पे डिपेंडेंस ज्यादा होने लगी। आज की डेट में आप देखो ना, आटा मारने के लिए मशीन आती है, रोटी मेकर आता है, चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, जो पहले हाथ से प्रॉपर चीजें की जाती थी, फिजिकल वर्क होता था, नाउ आप एक नॉर्मल किचन अप्लायंस से लेके बड़ी बड़ी चीजों के लिए देयर आर मशीनरी। यस, आई एम नॉट डिनाइंग कि इन्होंने वर्क को इजियर बना दिया है, बट इन्होंने आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी बना दिया है। जहां एक मतलब पर्टिकुलर इंसान लगता था उस काम को करने के लिए, उस इंसान को उसके पैसे मिलते थे, नाउ दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जाइए, मशीन है, और वो मशीन काम जल्दी भी करके देगी, एफर्ट भी कम लगेंगे, तो जो उसको ऑपरेट भी कर रहा होगा अगर पर्सन, वो कम थकेगा, तो हम उसी काम को बहुत ज्यादा कर पाएंगे। सो दिस इज द कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ थिंग। समझ लो कैपिटलिज्म का मतलब मैं बता चुकी हूँ। तो यही चीज वहां पे होनी शुरू हुई थी उस टाइम पे, ठीक है? आज तो मतलब 60s से कंपेयर करो तो आज वी आर इन 2020, तो काफी इयर्स का गैप हो गया है ना। तो चीजें आज तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन तब तो शुरुआत थी इन चीजों की हल्की हल्की। तो तब ये सारी चीजें आई, तो जो गांव में लेबरर थे, एग्रीकल्चर लेबरर जो काम कर रहे थे, दे आर ऑफ नो यूज नाउ, आप हमारे किसी काम के ही नहीं हो। तो उन बेचारों को काम ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता था? माइग्रेट करना पड़ता था। माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। क्या करेंगे, वहां पे काम ही नहीं है तो कैसे घर चलाएंगे, तो उनको काम करने के लिए माइग्रेट करना पड़ता था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, ट्रैक्टर एक्सेट्रा लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप। जो लोग सर्विस दे रहे थे, ठीक है, जहां मुझे पहले खेत पे 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी काम करवाने के लिए, अब मशीनरी वगैरह आ गई है तो मुझे 10 लोग नहीं चाहिए, 3-4 लोग मिलकर काम कर लेंगे, तो बाकी 6 लोगों को मैं काम से क्या कर सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। तो ये एक चीज हुई हमारे पास, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। क्या था ये? अब ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
इसमें हमने देखा कि क्या हो रहा था, ये किस बेसिस पे है, डिफरेंशिएशन इनकम के बेसिस पे कहानी हुई कि रिच ग्रीव रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, अमीर और अमीर हुआ और गरीब होता गया इस सब कंसेप्ट की वजह से। आगे बात करें तो बहुत से एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर वेजेस थे वो बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब हर जगह कम हुआ, लेकिन कुछ जगहों पे बड़े भी हैं। लोगों को मैंने भी बताया ना पॉजिटिव पॉइंट में, मैंने सम अप करके, आपकी बुक में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिखे हैं, बुक में पैराग्राफ में चीजें समझाई हैं, बट मैंने पहले सम अप करके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपके अलग से बना दिए हैं कि दीज आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट। तो आपके लिए ईजी हो गया है, आप बुक रीड करोगे तो आपको आसानी से ये सारी चीजें अब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है, ऐसा नहीं है सारे एरियाज में था, कुछ एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी थी, लोगों के वेजेस भी बढ़े थे, इनकम भी बढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि डिमांड लेबर की बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा उस टाइम पे पड़ने लग गई थी। अब फर्स्ट फेज देखा 60 से 70, उसके बाद सेकेंड फेज की बात करते हैं। तो सेकेंड फेज जो था वो ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन में आया। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फेजेस इन्वॉल्व इन द ग्रीन रिवोल्यूशन, 2 मार्क्स में पूछा है। फेजेस में आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ था, कहानी, रिच रिच पुअर पुअर, ये सब नहीं बताओगे ना, आप सीधा बताओगे फर्स्ट फेज इतने से इतने टाइम, ग्रीन रिवोल्यूशन बता दोगे, था क्या एक लाइन में। देन MS स्वामीनाथन का नाम इफ यू विल राइट देन इट इज गुड, नाम लिख दो बस शॉर्ट में, मतलब ट्राई की बहुत बड़ा ना हो जाए इस वजह से, बिकॉज 2 मार्कर अगर क्वेश्चन होगा। फर्स्ट फेज बताओ कि ऐसे एरिया में आया जहां पे प्रॉपर इरिगेशन एश्योर्ड था, वाटर रिक्वायर्ड था, एंड देन सेकंड फेज आया ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स में। फर्स्ट मतलब इनइक्वालिटी हुई थी फर्स्ट फेज से, और पॉजिटिव पॉइंट तो थे बहुत सारे, बट इनइक्वालिटी भी हुई थी, कुछ रीजन को लेके रीजनल इनइक्वालिटीज देखने को मिली थी। अब यहाँ पे क्या था सेकेंड फेज में, इंक्रीजिंग कमर्शियलाइजेशन रिड्यूस लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब पूछे कि हाउ, क्वेश्चन यही बन गया, हाउ सेकेंड फेज या हाउ ग्रीन रिवोल्यूशन, लीव फर्स्ट एंड सेकेंड फेज, हाउ ग्रीन रिवोल्यूशन रिड्यूस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, सेकेंड फेज में ज्यादा फोकस हम लोग करने लग गए थे कमर्शियलाइजेशन पे, कि बनाओ और बेचो। when we are producing, yeah, when our production is so high, then we should start commercializing the agriculture. हमें अपने लिए जो हो गया हमें बेचने पे भी फोकस करना चाहिए चीजें, हम एक्सपोर्ट करेंगे चीजों का। और जब वही बात लालच आ गया, बाहर भेजने की बात आ गई, देन एवरीबडी इज, मतलब एवरी जमींदार जो सिस्टम हट चुका था, एवरी फार्मर या एवरी लैंडलॉर्ड इज प्रोड्यूसिंग विद द एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन, दे ऑल वांट टू प्रोड्यूस एंड सेल इन द मार्केट to earn the great profit. So that's why the basic requirement या जो लाइवलीहुड के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, आपको खुद के पेट भरने के लिए जो जरूरत पड़ती थी ना चीजों की, वो कम हो गई, क्योंकि सब ले जा रहे हैं मार्केट में, डंप कर रहे हैं, सब ले जा रहे हैं मार्केट में, बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो खुद के लिए कहाँ बचा, घर पे खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो यही चीज थी कि आपकी लाइवलीहुड, बेसिक जो खान पान गुजर बसर के लिए चीजें होती हैं, वो सिक्योरिटी थोड़ी सी ढीली पड़ गई। ये डर रहने लगा कि कैसे चीजें मैनेज होंगी। अब मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन जो थी, स्पेशली जहां पे एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती थी, वहां पे अ फॉल इन प्राइस और बैड क्रॉप कैन स्पेल फाइनेंशियल रूइन फॉर फार्मर्स। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा भी, जहां पे मतलब मैं एक फार्मर हूं, मैं एक ही क्रॉप लगा रही हूँ और उस साल फसल खराब हो गई, ठीक है, बारिश नहीं हुई या कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, मेरा पूरा क्या होगा, फाइनेंशियल जो चीजें होंगी वो खराब हो जाएंगी, मैं बिल्कुल भी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा चीजें यूज करने के लिए, राइट, ये चीज हुई। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट और है, फ्यूडल एगेरियन स्ट्रक्चर का। देखिए फ्यूडल एगेरियन स्ट्रक्चर की बात की जाए ना, तो फ्यूडल वर्ड क्या होता है, वेयर लैंडलॉर्ड इज डोमिनेटिंग। अब जब लैंडलॉर्ड डोमिनेट करेंगे तो किसको करेंगे, वर्कर्स को करेंगे ना। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो थे या लैंडेड कास्ट एंड लैंडलॉर्ड जो थे वो पावर मेंटेन करते थे ओवर द लोअर कास्ट। इज दिस क्लियर? ये पूरा हमने कंसेप्ट ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत ही डिटेल में देख लिया, डिस्कस कर लिया है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंड रिफॉर्म और कैसे रूरल सोसाइटी में धीरे धीरे चीजों में डेवलपमेंट आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद हम और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हो रहा था। ठीक है, लाइव के क्लास बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी पोस्ट के थ्रू पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग अबाउट द नोट्स, इफ एनीबडी वांट द नोट्स देन यू हैव टू ड्रॉप मी योर मेल आईडी, प्लीज ड्रॉप मी योर मेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द फेसबुक पेज। वहां पे आप मुझे पर्सनली अपनी मेल आईडी भी सेंड कर सकते हैं, तो वहां पे मैं आपकी मेल आईडी पे आपके साथ नोट्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगी। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मुझे मेल आईडी भेज दी है, मैंने उनके साथ 1-2 चैप्टर के अभी नोट्स शेयर कर दिए। वेरी सून सारे नोट्स कंपाइल अप होते जाएंगे, जैसे जैसे आई विल शेयर इट विद यू।
क्लियर? ये चैप्टर पूरा होगा, इसके पूरे नोट्स कंप्लीट होंगे. I'll share it with all of you. But please give me your mail ID either in the comment box or on the Insta. So that's all for today. Thank you for watching the video.